हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पीछे का मैंने सब आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये पीछे का हो गया है। हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। From the above discussion, we can see that there continue to be considerable underemployment. ठीक है, कहा है फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जो हमने ऊपर डिस्कशन किया है उसमें हमने क्या देखा है, देयर कंटिन्यू टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट हर जगह दिख रहा है। ठीक है, इन एग्रीकल्चर देयर आर ऑल्सो पीपुल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, और एग्रीकल्चर में सभी लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं। जैसे मैंने पीछे लक्ष्मी का एग्जांपल दिया था कि 5 फैमिली मेंबर हैं और उसके पास 3 हेक्टर ही फील्ड है, जिसमें 2 अगर काम करें तो उतना ही प्रोडक्शन होगा, 3 एक्स्ट्रा जो लगे हुए हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। ठीक, इन व्हाट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपुल। अब किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया जाए, हम यहाँ नीचे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। अब लक्ष्मी है जो पीछे जिसका एग्जांपल था, उसके पास कितनी भूमि है, 2 हेक्टर प्लॉट है जो अनइरिगेटेड है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। अब अगर गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर दे, क्या करने में, कुछ उसको लोन दे दे ताकि वो अपनी लैंड को पानी सिंचाई कर सके, तो उसका जो प्रोडक्शन है फील्ड पे वो बढ़ जाएगा। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप। अगर उसको लोन मिल जाए और उसका पानी का इंतजाम हो जाए खेत में करने के लिए, तो एक की बजाय वो अपने लैंड पर 2 क्रॉप उगा सकेगी। व्हीट ड्यूरिंग राबी सीजन, व्हीट की जो फसल है वो राबी उसमें आती है। आपको मालूम है 2 टाइप्स की क्रॉप होती है, राबी एंड खारिफ। व्हीट किस में आती है, राबी में, तो वो राबी की भी फसल ले लेगी, मतलब दोनों फसलें उगा लेगी, राबी की भी और खारिफ की भी। ठीक है, लेट्स सपोज दैट 1 हेक्टर ऑफ व्हीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपुल फॉर 50 डेज। अब क्या कहते हैं कि 1 हेक्टर जो लैंड है ऑफ व्हीट, वो एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को प्रोवाइड करता है, 2 लोगों को। कितने दिन के लिए, 50 दिन के लिए। कि 1 हेक्टर पे हमें कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, और उसमें 50 दिन का एम्प्लॉयमेंट होगा। 1 हेक्टर लैंड होनी चाहिए, इसमें 2 पर्सन ही आपको चाहिएंगे, और वर्किंग डेज कितने मिलेंगे आपको, 50 डेज। समझ में आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, अब इसमें क्या क्या काम करेंगे वो, इंक्लूडिंग सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर, उगाएंगे, पानी देंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, और एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, बाकी चीजें करेंगे और हार्वेस्ट करेंगे फसल को। सो 2 more members of the family can be employed in her own field। इसलिए 2 लोग और उसकी फैमिली के उस फील्ड पे एम्प्लॉयड हो जाएंगे। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल्स आर डग टू इरिगेट मेनी सच फार्म्स। अब सरकार एक और काम कर सकती है, कैनल निकाल सकती है, नहर निकाल सकती है, जिसमें जो छोटे छोटे हेक्टर्स हैं लोगों के पास फील्ड के, एग्रीकल्चर लैंड के, वो उनको इरिगेट कर सके। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। ऐसे करने से जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। मतलब सरकार कुछ कदम उठाए तो काफी हद तक एग्रीकल्चर लैंड पे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, ये कहा गया है इसमें। चलिए आगे करते हैं। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब मान लीजिए पानी देने से लक्ष्मी और जो दूसरे इसी टाइप के फार्मर्स हैं वो और प्रोडक्शन कर पा रहे हैं या और फसलें उगा पा रहे हैं। दे कुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब उनके पास जब फालतू अनाज होगा
ज़्यादा उगाएंगे तो उनको उसको बेचने की जरूरत पड़ेगी, और बेचने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, गोडाउन चाहिए, ठीक है। चलिए, फॉर दिस वे दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट, क्या चाहिए, देयर प्रोडक्ट टू अ नियर बाय टाउन, अपने प्रोडक्ट्स को पास के टाउन में ले जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट, ट्रक चाहिए, मिनी ट्रक चाहिए। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड्स सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops। अब कह रहे हैं कि अगर सरकार रोडें अच्छी कर दे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कर दे, स्टोरेज का हिसाब कर दे, तो लक्ष्मी जैसे जो फार्मर है वो अपनी जमीन जो प्रोडक्शन हुआ है उसको आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, ठीक। This activity can provide productive employment to not just farmer but also others such as those in service like transport or trade। अब कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन की और क्या नाम स्टोरेज की, इससे केवल फार्मर को ही एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, जो दूसरे लोग की सर्विस देंगे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रक है, ट्रक का मालिक है या ड्राइवर जो ट्रक चला रहा है उसको एक तो काम मिला, एक जो स्टोरेज जिसे बनाया है, जिसका स्टोरेज है, उसमें भी किसानों का अनाज रखेगा तो उससे कुछ वो पैसे कमाएगा तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। रोडें बनेंगी तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये सब इसमें बताने की कोशिश की गई है कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए अगर कुछ प्रोवाइड किया जाता है तो दूसरे जो लोग उसकी सर्विस में लगते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लक्ष्मीज नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। अब लक्ष्मी की जो जरूरत है सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है, खेतों में पानी दे दिया तो बहुत अच्छी फसल हो जाएगी, उसको और भी चीजों की जरूरत होती है। टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स टू ड्रॉ वाटर। अब क्या चाहिए उसको, फसल उगाने के लिए बीज तो चाहिए, सीड्स चाहिएंगे, फिर उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर चाहिएंगे, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट चाहिएंगे, ठीक है, और पंप सेट चाहिएंगे उसकी लैंड को इरिगेट करने के लिए। मान ले कैनल से भी पानी लेना है तो आप पंप सेट लगा के ही तो पानी लाएगी फील्ड में, तो ये सब चीजें भी उसे चाहिएंगी। बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दीज, क्योंकि वो गरीब फार्मर है इसलिए इनमें से वो बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगी। सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए वो क्या करेगी, जो गांव के मनी लेंडर है उनसे पैसे लेगी, बोरो करेगी और ऊंची कीमत पर उनको ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी, तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो सरकार को अब आगे क्या करना चाहिए, इफ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। अगर सरकार लोकल बैंक गांव में बनवा दे, खुलवा दे, तो क्या होगा, उसको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा और ये अपनी उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरा कर लेगी। वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव। अब सरकार को और क्या चाहिए, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट भी देना चाहिए ताकि फार्मर्स अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकें और अच्छी से अच्छी चीज उसमें यूज करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर में आएगा मनी एंड क्रेडिट, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, promote and locate industries and services in semi-rural area where a large number of people may be employed। अब कहते हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा हम अंडर डेवलपमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल कर सकते हैं कि जो लोकल एरिया है वहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा दें, और जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जो एग्रीकल्चर लैंड पे सारे के सारे निर्भर है, उनमें से कुछ लोग उन इंडस्ट्री में काम कर सकें और ज़्यादा इनकम घर के लिए कमा सकें। For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea pulse crop, setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities in such example। जब क्या कहा गया, सरकार क्या करे कि दाल मिल लगा दे। अब जो किसान दालें उगा रहे हैं वो यहाँ पे उसको बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं।
ठीक है। और क्या करे सरकार, ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज एंड ओनियन एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड। अब सरकार क्या करे, कुछ कोल्ड स्टोरेज भी खोल दे जिसमें जब जो किसान आलू और प्याज उगा रहे हैं वो उसको उसमें स्टोर कर सके, जब कीमत कम हो तो ना बेचें और जब ज़्यादा कीमत हो तो अपनी फसल की अच्छी कीमत लेके उसको मार्केट में बेच सके, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज होगा तो प्याज और आलू खराब नहीं होंगे काफ़ी लंबे समय तक। इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरियाज, अब जो फॉरेस्ट एरिया है उनके पास के जो गाँव में, वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। अब जो जंगल के पास के गांव है वहाँ पे हनी सेंटर्स खोल सकते हैं, वहाँ पे ये हनी बीज को पाल सकते हैं किसान और इनका हनी निकाल कर इंडस्ट्री होगा सिटीज में जाके उनको बेच सकते हैं। इससे भी उनके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और पैसा भी आएगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टमाटो, फ्रूट्स which can be sold in outside market. अब it is also possible to set up industry. अब सरकार इन गाँव के पास इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकती है। जो वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वो यहाँ पे प्रोसेस हो सके और विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट, और उनको गांव के पास के मार्केट की बजाय बाहर भी भेजा जा सके। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज located in semi-rural area and not necessarily in large urban center. ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये अगर हम वहाँ आसपास ही इंडस्ट्री वगैरह लगाएं तो आसपास के ही जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इंडस्ट्रीज वगैरह लार्ज अर्बन एरिया में लगाने की बजाय गवर्नमेंट को रूरल एरिया में लगानी चाहिए ताकि वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ठीक है, कह रहे हैं कि सिटीज में ही ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए, गाँव में भी लगानी चाहिए और गाँव में गाँव की फसलों के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री लगानी चाहिए। ठीक है। डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29। अब इंडिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो किस एज ग्रुप की है, 5 years से 29 तक। आउट ऑफ दिस, इसमें से ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इनमें से केवल 51% ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं। द रेस्ट एंड पर्टिकुलरली दोज एज लेस देन 18 मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर। इनमें से 18 लेस देन 18 घर पे ही रहते हैं और कुछ कहाँ काम करते हैं, चाइल्ड लेबरर के रूप में काम करते हैं मार्केट में। ठीक है। इफ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल, अगर ये बच्चे स्कूल अटेंड करेंगे, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। अगर ये बच्चे 51% भी बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे तो हमें बहुत सारे स्कूलों की जरूरत पड़ेगी, टीचर्स की जरूरत पड़ेगी और बाकी के स्टाफ की जरूरत पड़ेगी और इन सब की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ऐसे भी एम्प्लॉयमेंट सरकार जनरेट कर सकती है। अब एक स्टडी बताया, अ स्टडी कंडक्टेड बाय द एस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन नाउ नोन एज नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को आप क्या कहते हैं, नीति आयोग। एस्टिमेट्स दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर ओनली। कहते हैं केवल एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब क्रिएट की जा सकती हैं। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशंस वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर एक्सेट्रा टू वर्क इन रूरल एरिया। देयर आर सम वेज बाय विच जॉब्स would be created and we would also be able to address the important aspects of development talked about in chapter 1st। अच्छा, ऐसे ही अगर हेल्थ जो फैसिलिटीज इंप्रूव करनी है तो वहाँ पे भी हमें डॉक्टर्स चाहिएंगे, नर्सेज चाहिएंगी, हेल्थ वर्कर्स चाहिएंगे और वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक, मतलब देखो किन किन सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं वो बताया गया है। एवरी स्टेट और रीजन has potential for increasing the income and employment for people in that area। अब कह रहे हैं कि हर स्टेट का एक अपना अपना एक नेचुरल ब्यूटी होती है तो उसको भी टूरिज्म में बदल के वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। अब उसके बारे में बताया जा सकता है, बताया गया है कि स्टेट भी अपनी स्टेट की इनकम को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकता है टूरिज्म
वाले सेक्टर को बढ़ावा देकर। ठीक है, जैसे इट कुड बी टूरिज्म, वो टूरिज्म हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया, और रीजनल क्राफ्ट, और वहाँ का रीजनल क्राफ्ट हो सकता है, जैसे कश्मीर की कढ़ाई है। ठीक है, हर एक स्टेट का एक, जैसे पंजाब का फुलकारी का काम है, तो हर एक स्टेट का अपना एक टेस्ट होता है, एक क्राफ्ट होता है। तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और क्राफ्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और स्टेट को इनकम भी मिलेगी। क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी सेक्टर में भी बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द सेम स्टडी बाय प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. अगर हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दें तो हम 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ठीक है, we must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. अब जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसको बहुत लंबा समय लगेगा इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, फॉर द शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए, वी नीड सम क्विक मेजर्स, हमें जल्दी कुछ मेजर्स तो करने पड़ेंगे। ये नहीं कि हम लंबे टाइम तक इंतजार करें कि इस सेक्टर को डेवलप करें, उस सेक्टर को डेवलप करें, उससे पहले हम छोटे छोटे हमें काम करने पड़ेंगे। रिकॉग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस समस्या को जानकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क, कि सबको काम मिले, इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, 625 डिस्ट्रिक्ट में सभी को काम मिले। इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2005 में ये एक्ट बना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको नरेगा भी कहते हैं। ठीक है, अंडर नरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड are in need of work in rural area are guaranteed 100 days of employment. ठीक है, in a year by the government, कि जो लोग काम करने के योग्य हैं और जिनको काम की जरूरत है उन लोगों को 100 दिन गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिले, 100 डेज का। ठीक है, और वो कौन प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपुल, और सरकार अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दे। ठीक है, द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट, और द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज, और ये सब चीज़ों से क्या होगा कि फ्यूचर में हमारा जो प्रोडक्शन पे, लैंड पे जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे है आपका डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब दो सेक्टर्स दिए हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पहले एग्जांपल दे दिए हैं कांता और कमल का, ये हम पढ़ेंगे, फिर दोनों के बारे में मैं बताऊंगी कि क्या होता है। चलो पहले कांता का एग्जांपल लेते हैं। कांता वर्क्स इन ऑफिस, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30 PM। कांता है, एक ऑफिस पे काम करती है 9:30 से 5:30 तक, सुबह 9:30 जाती है और शाम को 5:30 आ जाती है। सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में उसको रेगुलर सैलरी मिल रही है। और उसके अलावा उसको क्या मिल रहा है, इन एडिशन टू द सैलरी सी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड मिल रहा है उसको, एज पर द रूल्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से उनको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है। सी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, उसको मेडिकल और दूसरे अलाउंसेस मिल रहे हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, संडे को ऑफिस नहीं जाती है, दिस इज अ पेड हॉलीडे। एंड व्हेन शी ज्वाइंड वर्क, जब उसने वर्क ज्वाइन किया था, सी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर, जब उसने काम ज्वाइन किया तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क, जिसमें सारे काम की टर्म्स और कंडीशन बताई गई थी। अब दूसरा एग्जाम्पल है कमल का। कमल इज कांताज नेबर, कमल कौन है, कांता का नेबर है। ही इज अ डेली वेजेस लेबरर इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप, वो पास की ग्रोसरी शॉप में एक लेबरर का काम करता है। ही गोज टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 PM। सुबह 7:30 बजे वो दुकान पे चला जाता है, 8 बजे वो लौट के आता है इन इवनिंग, शाम को। ठीक है, ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, उसकी मजदूरी के अलावा उसको कोई दूसरे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क,
जब वो काम नहीं करता तो उसको उसका पैसा नहीं मिलता है। ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज, उसकी कोई लीव और पेड हॉलीडेज नहीं है। नोर वाज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय द एम्प्लॉयर, जो दुकान का मालिक है वो उसको कभी भी निकाल सकता है काम से। तो जो कांता काम कर रही है वो किस में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, और कमल जहाँ काम कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। चलो अब हम डेफिनेशन करते हैं दोनों में। कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कांता कहाँ काम कर रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work। अब कांता जहाँ काम कर रही है वहाँ क्या है कि उसकी जो टर्म्स एम्प्लॉयमेंट की वो रेगुलर है और वो काम करने के लिए अश्योर है कि इतने से इतने घंटे ही काम करेगी, इतनी उसकी पेड लीव है, इतना अलाउंसेज है, वो सब उसमें होगा। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं ये ऑफिसेज, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशंस, और जो गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन बताती है वो उनको फॉलो करते हैं, विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। फैक्ट्री एक्ट कि उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, उनको मिनिमम कितनी वेजेस मिलेंगी, और पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, ठीक है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ये भी उसी के अंडर आएगा। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रोसीजर होते हैं और कुछ काम करने के तरीके होते हैं, और जो गवर्नमेंट ने बताए हैं वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। सम ऑफ दीज पीपुल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ लोग जो होते हैं, सम ऑफ दीज मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन, कुछ किसी के द्वारा एम्प्लॉय नहीं किए जाते, वो अपने आप काम करते हैं, जैसे खुद का काम शुरू करते हैं, लेकिन उनको भी गवर्नमेंट के रूल्स, जो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो रूल्स बने हुए हैं वहाँ अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, और गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको उन्हें फॉलो करना होता है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि उनको बिना बताए काम से नहीं निकाला जाएगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, उनको एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स में काम करना पड़ेगा। जैसे कांता 9:30 जाती है, 5:30 उसकी छुट्टी हो जाती है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगी। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, अगर वो कुछ 1-2 घंटे ज़्यादा काम करेगी तो उसको एक्स्ट्रा उसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर से उनको और दूसरे भी बेनिफिट मिलते हैं। वट आर दीज बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। दे गेट पेड लीव, उनको पेड लीव मिलेगी, पेमेंट मिलेगा उसका, ड्यूरिंग हॉलीडेज प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेजुटी वगैरह उनको मिलेगी। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट, उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा अंडर द लॉज के हिसाब से। एंड द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, और जो फैक्ट्री का मैनेजर है ये इंश्योर करेगा कि उनको साफ पानी मिले और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित हो, ठीक है। व्हेन दे रिटायर, जब वो रिटायर हो, दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल, और जब वो रिटायर हो काम से तो उनको पेंशन दी जाए। इन कॉन्ट्रास्ट अब दूसरी तरफ जो कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है उसको क्या मिल रहा है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये बिखरी हुई एक सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट के रूल में नहीं आता, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता, और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन यहाँ लागू नहीं होते। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड, रूल्स और रेगुलेशन तो होते हैं लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। जॉब शेयर आर लो पेड, जॉब होती है वो कम, उनको पेमेंट दिया जाता है एम्प्लॉय को, एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और रेगुलर नहीं होते। जैसे कमल को जो एम्प्लॉयर है वो कभी भी निकाल सकता है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम और पेड लीव का कोई प्रोविजन नहीं है, हॉलीडेज का कोई नहीं है, लीव ड्यू टू सिकनेस, अगर वो बीमार पड़ गया तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, उसके पैसे काट लिए जाएंगे उस दिन के। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, उनका एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं है, अगर उसको कमल का काम पसंद नहीं आएगा तो उसको काम से निकाल दिया जाएगा।
पीपुल कैन बी आस्क्ड टू लीव, पीपुल जो लोग हैं वो छुट्टी मांग सकते हैं विदाउट एनी रीजन, किसी भी रीजन से। वेयर देयर इज अ लेस वर्क, क्योंकि कम काम होता है। सच एज ड्यूरिंग सम सीजन, कुछ जो वर्कर काम करते हैं वो सीजन के ही दौरान काम उनको मिलता है। सम पीपुल मे बी आस्क्ड टू लीव, और कुछ लोगों को छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। अ लोट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द whim ऑफ द एम्प्लॉयर, सब कुछ जो एम्प्लॉयर होता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। दिस सेक्टर इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क। अब इस टाइप के सेक्टर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं छोटे छोटे कामों में। कुछ जैसे स्ट्रीट में रेगुलर काम करते हैं, जैसे कुछ बेचते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जैसे कोबलर बैठ के सड़क किनारे जूते चप्पल ठीक करता है, कोई ठेली लगा के सब्जी बेचता है, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही हो। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। ऐसे किसान अपने आप में ही काम करता है और जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो एम्प्लॉय रख लेता है, और जब जरूरत नहीं होती तो उसको निकाल देता है। जैसे जब फसल कटने का टाइम आता है तो उसको लेबर चाहिए होता है, और खूब सारे लेबरर्स को रख लेता है काम पे, ठीक है। और जब फसल कट जाती है तो उनको निकाल देता है, क्योंकि उस टाइम उसको फिर उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये फार्मिंग में भी किसमें आएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। चलिए आगे करते हैं। अभी थोड़ा सा और बचा है, चलिए ये और मैं आपको पढ़ा देती हूँ। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अच्छा लग रहा है पढ़ते वक्त? चलिए समझ में तो आ रहा है ना, मुझे बताइएगा पक्का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे मैंने बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको पेड लीव नहीं मिलती, वो टाइम का कुछ नहीं है, लेट तक उनसे काम कराया जाता है, वेजेस कम है। तो कह रहे हैं इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, उसके बारे में इसमें बताया गया है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट sought after, but the employment opportunities in the organized sector has been expanding very slowly। कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत अच्छा है, वर्किंग आवर्स भी अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये इसका एक्सपेंशन जो बहुत धीरे हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है और काम कम है, जॉब कम है। तो यहाँ पे जॉब लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ये बहुत कॉमन हो गया है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनमें भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हैं। दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटेजी टू इवेट टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। वो क्या करते हैं कि अपने टैक्सेस को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब एंड विच पे अ वेरी लो सैलरी। They are often exploited and not paid a fair wages. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefit. अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम तो मिल जाता है, लेकिन क्या होता है उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, लो सैलरी होती है, फेयर वेजेस नहीं मिलते हैं, जो गवर्नमेंट ने बताई हैं उस हिसाब से उनको वेजेस नहीं दी जाती हैं, और उनका वर्क जॉब भी सिक्योर नहीं होता, और उनको दूसरा जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है वो बेनिफिट्स भी इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलते हैं। सिंस द 1990 इट इज ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। 90s की बात है जब बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइज सेक्टर से उनको काम मिलना बंद हो गया या काम उनका छूट गया, जॉब छूट गई, ठीक है। दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग। फिर इन लोगों को कमाना तो था ही, तो उन्होंने कम पैसे में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। Besides the need for more work, there is also a need for protection and support of workers in the unorganized sector। काम के अलावा इनको सपोर्ट चाहिए और इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। Who are these vulnerable people who need protection? In the rural areas, the unorganized sector mostly comprise of landless agriculture laborers। अब देखो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होते हैं? जो गांव में जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस पीपुल है, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे और मार्जिनल फार्मर जिनके पास थोड़ी जमीन है। शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशियन सच है जैसे वीविंग वाले हैं, ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, कारपेंटर है, गोल्ड स्मिथ है। इनको सबसे ज़्यादा काम की जरूरत पड़ती है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं।
Nearby 80% of rural household in India are in small and marginal farmer category. भारत में 80% जो रूरल हाउस होल्ड हैं इंडिया के वो छोटे हैं और मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं. These farmers need to be supported through adequate facilities for timely delivery of seeds, agriculture inputs, credit, storage facilities and marketing outlet. इन छोटे किसानों के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए समय पे सीड मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, इक्विपमेंट्स मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, मार्केटिंग की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए. In the urban area, unorganized sector comprise mainly of worker in small scale industry. अब अर्बन एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मोस्टली किसमें आएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, जहां वर्कर काम करते हैं. यूजुअल वर्कर आएंगे इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इन सब में ये काम करेंगे. ठीक है. एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर, जो गलियों में स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते हैं. हेड लोड वर्कर, कुली, गारमेंट मार्केट, रग पैकर्स, पिकर्स, ये सब इसी में आएंगे. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट. सरकार को जरूरत है कि इनको सपोर्ट करे इनका जो रॉ मटेरियल और मार्केटिंग आउटपुट खरीदने में. द कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड. जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे रूरल में हो चाहे अर्बन में हो, एरिया में काम कर रहे हैं, उनको सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट के बहुत सारे वर्कर इसमें लगे हैं. ट्राइब्स वाले हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं. फाइंड देमसेल्व्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम ये लोग करते हैं. ठीक है. बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, इनको इरेगुलर और लो पेड काम मिलता है. कभी काम पे रख लिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है, थोड़ी वेजेस मिलती हैं. दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी शिकार होते हैं. प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन थस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. इनको सरकार को एक तो इकोनॉमिकली भी बचाना इनको जरूरी है और दूसरा सोशल डेवलपमेंट के लिए भी इनको प्रोटेक्ट करना, इनकी देखभाल करना सरकार के लिए जरूरी है, ताकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो वेजेस पे काम ना करें. इनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, सेफ एनवायरनमेंट मिले, अच्छी वेजेस मिले जो गवर्नमेंट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में बताई हैं. तो ये सब करके भी इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा और सोशल डेवलपमेंट भी हो जाएगा. चलिए थोड़ा सा बच गया, इसको और पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, ताकि कल मैं आपको 3rd चैप्टर पढ़ा सकूं और जब आपका पेपर आए तो आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए. अगला पॉइंट क्या है? सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, हक, मालिकाना हक के हिसाब से. सेक्टर कौन कौन से हैं? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर वो होगा जिसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप होगी, और प्राइवेट सेक्टर कौन सा होगा? जिसमें एक इंडिविजुअल की अपनी ओनरशिप होगी. चलिए करते हैं. Another way of classifying economic activity into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for delivery of service. In the public sector, the government owns most of the assets and provides all services. And in the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individual or companies. ठीक है. अब कहते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, जिसमें जो मालिक है वो उसकी एसेट्स पे और डिलीवरी ऑफ सर्विस पे हक हो. अगर गवर्नमेंट का इन एसेट्स पे और सर्विस प्रोवाइड करने का हक है, ओनरशिप है, तो पब्लिक सेक्टर होगा. और अगर कोई इंडिविजुअल का किसी एसेट पे और सर्विस डिलीवर करने पे हक है तो वो प्राइवेट सेक्टर होगा. अब पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा? जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये तो आ जाएंगे पब्लिक सेक्टर में. ठीक है. और दूसरा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जैसे टिस्को है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये किस में आ जाएंगी? प्राइवेट में. तो रेलवे और पोस्ट ऑफिस है, ये पब्लिक सेक्टर में आ गया, और टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह आ गए प्राइवेट सेक्टर में. इनके मालिक कौन है? इसके टाटा है और इसके अंबानी है, रिलायंस के. ठीक है. ये प्राइवेट सेक्टर है. एक्टिविटी इन प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. अब जो प्राइवेट सेक्टर है
उनका मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पब्लिक की चिंता नहीं रहती, वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं कि उनको कहाँ से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ये सर्विस के लिए हम जब इनकी चीज़ को खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, and the purpose of the public sector is not just to earn profit. Government raise money through taxes and other way to meet expenses on the services rendered by it. अब जो पब्लिक सेक्टर होता है इसमें सरकार का काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, फायदा हो। और सरकार पैसे कैसे कमाती है, हमसे टैक्सेस वगैरह लेके, और हमसे टैक्स लेती है और उस टैक्स से वो पब्लिक के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करती है। तो इसमें पब्लिक के ऊपर कम बर्डन आता है, पब्लिक का बेनिफिट ज़्यादा होता है, सरकार का कम होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनका बेनिफिट ज़्यादा होता है, पब्लिक का फायदा कम होता है। सिंपल सा डेफिनेशन इसकी ये है। मॉडर्न डेज गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटी। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, अभी बताई गई है कि सरकार क्या क्या काम करती है लोगों के उत्थान के लिए। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सेक्टर एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइडेड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अब कई चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल कॉस्ट पे पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी। वाई? सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, क्योंकि इन चीजों पे बहुत सारा धन खर्च होता है। विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बाहर है। कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपुल हु यूज दीज फैसिलिटीज इज नॉट इजी। थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं, हजारों लोग हैं जो इस फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, उनसे इतना धन कलेक्ट करना मुश्किल है। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट। अगर वो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक को ये फैसिलिटीज दे तो वो उनसे बहुत ज्यादा चार्ज करेगा। अब एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम। अब इतनी सारी चीजें अगर कोई प्राइवेट सेक्टर करेगा तो जनता से बहुत सारा पैसा वसूल करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये सब चीजें फ्री में तो नहीं करती, हमसे टैक्स वसूलती है, लेकिन ये बहुत महंगी पड़ती है। जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे बनाना, ये अपने हार्बर्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इरिगेशन के लिए डैम बनाना, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन सरकार जनता से थोड़ा ही लेती है टैक्सेस के रूप में। Governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. सरकार इसमें बहुत धन खर्च करती है और कोशिश करती है इन फैसिलिटीज का ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करें। देयर आर सम एक्टिविटीज। अब दूसरी कौन सी एक्टिविटीज हैं विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, जिसको गवर्नमेंट फ्री में ही सपोर्ट करती है। द प्राइवेट सेक्टर में नोट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेज इट। प्राइवेट सेक्टर इसको कभी भी नहीं करेगा अगर उसको गवर्नमेंट एनकरेज नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इन मैनी इंडस्ट्री, many units, especially small scale units, might have to shut down. Government here steps in by producing and supplying electricity at rate which these industry can afford. Government has to bear part of cost. अब जो इंडस्ट्री लगी है, जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, कम कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी देती है, क्योंकि वो गुड्स और जो जरूरत की चीजें बनाती हैं। ठीक है, और बाकी का जो कॉस्ट होता है वो गवर्नमेंट बेयर करती है। अगर इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगी तो वो गुड्स, लोगों की जरूरत की चीजें नहीं बना पाएगी और लोगों तक उसकी सप्लाई नहीं होगी। तो उनको बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर क्या करता है, हेल्प करता है कम कीमत पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, ताकि इंडस्ट्री चल सके और सामान बन सके। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बायज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। अब ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है कि फेयर प्राइस पे, कम कीमत पे किसानों से, फेयर प्राइस मतलब ठीक कीमत पे, अच्छी कीमत पे किसानों से राइस और व्हीट खरीदती है। ठीक है, अभी जैसे एमएसपी का चल रहा है तो एक मिनिमम एमएसपी होता है कि इतनी कीमत, इतना रेट लगेगा ही लगेगा गेहूं का या राइस का। उस कीमत पे, अच्छे प्राइस पे किसानों को पैसे दिए जाते हैं और उनका व्हीट और राइस खरीदा जाता है। फिर क्या करती है सरकार, दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन एंड सेल्स एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप। फिर इनको गोडाउन में रखा जाता है और राशन शॉप जो होती हैं, ठीक है, उनको ये राइस और
व्हीट प्रोवाइड किया जाता है और कम कीमत पे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये राशन प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही कम पैसों में ये उनको बेचा जाता है। तो जो सरकार है किसानों से तो ऊंची कीमत पे लेती है, लेकिन उनको कम कीमत पे गरीब किसानों को, गरीब लोगों को वो राशन बंटवाती है राशन शॉप्स के थ्रू। तो जो खर्चा है, जो उनको लॉस हुआ सरकार को, वो सरकार उसको बियर करेगी। यू हैव रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9। फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो। द गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। अब मैंने बताया कि जो कॉस्ट था वो गवर्नमेंट ने बियर किया, किसानों को भी सपोर्ट किया और कंज्यूमर को भी सपोर्ट किया। कंज्यूमर को भी राशन मिल गया, किसानों को भी अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब कई प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जिसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, और गवर्नमेंट को इन पे पक्का खर्च करना पड़ता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल इज वन एग्जाम्पल। सबको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना और एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये कुछ पढ़ा था, ठीक है। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग equality education, particularly elementary education, is the duty of government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. अब सरकार की क्या जिम्मेदारी है? एक तो स्कूल खोले और क्वालिटी एजुकेशन दे, कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो हर बच्चे को मिले। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इलिटरेट लोगों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस पर भी सरकार काम कर रही है। Similarly, we know that nearly half of India's children are malnutrition and a quarter of them are critically ill. अब इंडिया में क्योंकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार है और उनकी हालत भी खराब है। We have read about infant mortality rate. हमने infant mortality rate भी पढ़ा कि 100 बच्चे में 30 बच्चे मर जाते हैं जो 1 साल भी नहीं पूरा कर पाते। तो जो मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का वो भी बहुत ज़्यादा है। अब देखो, ओडिशा में 100 में से 41 बच्चे मर जाते हैं, मध्य प्रदेश में से 100 में से 47 बच्चे खत्म हो जाते हैं जो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते। इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के सबसे पुअरेस्ट रीजन है उनसे भी हमारी हालत खराब है। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। अब सरकार की और क्या जिम्मेवारी बनती है कि सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, हाउस फैसिलिटीज मिले, सबको घर मिले और गरीब को खाना मिले और न्यूट्रिशन वाला खाना मिले। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीजिंग स्पेंडिंग इन सच एरिया। अब सरकार की ये भी जिम्मेवारी है कि जो रीजन सबसे ज़्यादा पुअर है और इग्नोर्ड है उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करके उसको भी डेवलप करे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने 2nd चैप्टर आपको पूरा पढ़ा दिया है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा और स्ट्रेस फ्री होके पढ़िएगा, एंजॉय करके पढ़िएगा, थोड़ा खेलिएगा और फिर पढ़ने बैठिएगा। मैं बंद करती हूँ अब। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए।